हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिवर्ष क्रीडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बुद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने आज ये क्लास बुद्धि का दोस्तों पूरा अगर आपने देख लिया एक बार, दोस्तों आपको कुछ आए या फिर ना आए, दोस्तों आपको बुद्धि जरूर आ जाएगी। दोस्तों आपके पास हर प्रकार की बुद्धि आ जाएगी। दोस्तों बस केवल दोस्तों यहाँ पर आपको 4 से 5 पेज में है दोस्तों आपका एक क्लास। दोस्तों यहाँ पे आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी अब तक बुद्धि से जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, दोस्तों मैं 2017 से लेकर दोस्तों जितने आपकी वैकेंसियां आई हुई हैं शिक्षक भर्ती की, दोस्तों आपका टेट टीचर का, दोस्तों हम यहाँ पर हर क्वेश्चंस को बुद्धि से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं, हमने पूरा एक क्लास में ऐड कर रखा है। दोस्तों आपको अगर हमारे बातों पर 1% विश्वास है तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों आप लोग एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से देखिएगा। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके सारे क्लास को बुद्धि के दोस्तों सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। हम क्लास को शुरू करने से पहले केवल आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि ऐसे ही आपके पास दोस्तों हर क्लास सबसे पहले पहुंचती रहे। अब यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए, आपका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। दोस्तों आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बुद्धि मूर्त होती है या अमूर्त होती है। दोस्तों बुद्धि आपकी मूर्त होती है या अमूर्त होती है। दोस्तों देखिए, पहले आप ये जान लो कि आखिर आपका मूर्त और अमूर्त क्या होता है। मूर्त वो होता है जो आपको दिखाई देता है। दोस्तों मूर्त वो होता है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। और अमूर्त आपका वो होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिए दोस्तों आपका बुद्धि अमूर्त होगा। क्या होगा? आपका बुद्धि अमूर्त होगा। दोस्तों अच्छे से हम लोग यहाँ पर हर क्लास को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बुद्धि समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ओके दोस्तों, बुद्धि समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब तो यहाँ बात करते हैं टर्मन महोदय की। दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था आपके फ्रीमैन ने। अब यह बात करते हैं टर्मन जी की। टर्मन जी कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। नेक्स्ट आपका है विनय साहब। आपके विनय साहब जी क्या बोलते हैं कि बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। दोस्तों बुद्धि में कितने शब्द निहित हैं? 4। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ओके दोस्तों, ये हैं आपके 4 बुद्धि के शब्द जो आपके 4 शब्द निहित हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं वुडवर्थ महोदय की। इनका कहना है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता होती है। अब यहाँ देखते हैं वुडरो महोदय जी आपके क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। दोस्तों ठीक है, बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बुद्धि के प्रकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए हुए हैं। अगर बात करें थॉर्नडाइक जी, तो थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार हैं। दोस्तों कितने प्रकार हैं? बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आपकी? यांत्रिक बुद्धि है। दोस्तों यांत्रिक बुद्धि को हम लोग मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि को हम लोग मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका होगा पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा आपका होगा अमूर्त बुद्धि और तीसरा आपका हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं गेट महोदय का। इनका मानना है कि बुद्धि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक होता है। ओके दोस्तों, यानी दोस्तों आपको सबसे अधिक जोर किस पे देना है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि आपकी होती है
तीन प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। आप 4-5 बार कहोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि दोस्तों, इसको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, स्थूल बुद्धि बोलते हैं दोस्तों, इसको व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। यानी जो दिखाई दोस्तों ना दे वह आपका मूर्त बुद्धि हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह कहाँ कहाँ पे कार्य करता है। दोस्तों आपका मूर्त बुद्धि है उसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लेगा कि मूर्त बुद्धि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, या फिर कौन कौन करता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा। तो दोस्तों मूर्त बुद्धि का प्रयोग इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकला, ओके दोस्तों, ये सब अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं तो ये सब, ठीक है, आपके मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकला, ठीक है दोस्तों, ये सब आपके मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं दूसरा, अमूर्त बुद्धि। आखिर अमूर्त बुद्धि क्या होता है। चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इसको आपके दार्शनिक, कलाकार दोस्तों, आपके कहानीकार, चित्रकार, तो ये सब आपके, देखिए दोस्तों, जो आपका दिखाई देता है, ठीक है, जो आपका दिखाई देता है वह आपका होता है मूर्त बुद्धि, ठीक है, और जो आपका नहीं दिखाई देता है वह आपका होता है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। जो आपको दिखता है वह मूर्त होता है, ठीक है, जो आपका नहीं दिखता है वह आपका अमूर्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी आपका दार्शनिक, कलाकार, कहानी, चित्रकार दोस्तों आपके अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अमूर्त बुद्धि दिखाई नहीं देती है, लेकिन मूर्त या मूर्त वह होता है कि जो आपका दिखाई दे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिल गया है, क्या, प्रिंटर। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था के मध्यकाल तक होता है, ओके दोस्तों। चलिए अब यहाँ दोस्तों इसको थोड़ा हम जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों किसका पड़ता है। बताइए दोस्तों, आपका हो जाएगा वातावरण। अगर तो आपका घर का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण अच्छा है तो आपका बुद्धि अच्छा होगा दोस्तों, नहीं तो आपका बुद्धि जैसा का वैसा बन जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ बुद्धि के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आपका बुद्धि का सिद्धांत क्या है। एक कारक सिद्धांत। पूछ लेगा आपसे कि एक बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब आप लोग दोस्तों सुन लीजिए, आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपका हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। दोस्तों क्या होगा, आपका होगा अल्फ्रेड बिने जी एक बुद्धि कारक के सिद्धांत हैं। देखिए दोस्तों, और इनका सहयोग किसने किसने किया था। दोस्तों इसका सहयोग किया था टर्मन जी ने, तो दोस्तों टर्मन जी ने इनका सहयोग किया था। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर बिना रुके बहुत तेजी के साथ हम क्वेश्चंस को आपको बताते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लस शेयर कर लीजिए। दोस्तों हम यहाँ पर कई क्वेश्चंस को अपने हाथों से लिखते हैं दोस्तों, फिर हम आपको देते हैं दोस्तों। लिखने में और आप तक भेजने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है दोस्तों, दिन रात हम लोग जागते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों एक कारक सिद्धांत को क्या दोस्तों, एक कारक सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं, आपको ऐसे एग्जाम में मिल जाएगा। आपको लिखना है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि एक कारक सिद्धांत को खंड का सिद्धांत कहते हैं। एक कारक सिद्धांत को खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका आ गया द्विकारक। दोस्तों द्विकारक सिद्धांत आपका किसका होगा, आपका हो जाएगा स्पीयरमैन का। अगर पूछ ले आपका कि दो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है,
दोस्तों आपका हो जाएगा स्पेयरमैन। और देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा था, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा था कि एक कारक बुद्धि के दोस्तों एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके अल्फ्रेड बिनेट जी हैं और दो कारक के आपके स्पेयरमैन जी हैं। एक कारक के अल्फ्रेड बिनेट और दो कारक के आपके स्पेयरमैन जी हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कारक। देखिए दोस्तों, कारक पूछ लेगा आपका, तो दोस्तों आपका हो जाएगा समान कारक। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा विशिष्ट कारक। ओके दोस्तों, इसको हम लोग SF और GF से भी परिपात करते हैं। देखिए दोस्तों, समान कारक, विशिष्ट कारक दोस्तों ये सब आपके स्पेयरमैन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं दो कारक और तीन कारक है। देखिए दोस्तों, ये आपका दो कारक है, ठीक, ये आपका है त्रिखंड का सिद्धांत है, ये भी आपका स्पेयरमैन जी का हो जाएगा। ठीक है, त्रिखंड का सिद्धांत आपका स्पेयरमैन जी का हो जाएगा। दोस्तों ये आपके त्रिखंड कारक कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि आखिर जो ये दो कारक हैं दोस्तों, ये जो आपके दो कारक हैं दोस्तों कौन कौन सा है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला सामान्य कारक, दूसरा आपका हो जाएगा विशिष्ट कारक। ओके दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे कि त्रिखंड सिद्धांत किसका है, तो आपका होगा स्पेयरमैन का। लेकिन दोस्तों आपके त्रिखंड सिद्धांत कौन कौन से हैं? आपका हो जाएगा सामान्य, विशिष्ट और सामूहिक कारक। ओके दोस्तों, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और आपका हो जाएगा सामूहिक कारक, ये हो जाएंगे आपके त्रिखंड सिद्धांत। किसका है दोस्तों? स्पेयरमैन जी का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जो हमने यहाँ पर एक कारक, दो कारक, तीन कारक की बात कर ली है, तो अब यहाँ देखते हैं हम बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों हम इसको क्यों छोड़ेंगे, हम इसको भी देख लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन थे? आपके थे थॉर्नडाइक महोदय। दोस्तों कौन थे? आपके थॉर्नडाइक जी थे। देखिए दोस्तों, इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य होती है। दोस्तों क्या आप बुद्धि को गिन सकते हो? ठीक है, कि आपके पास कितनी बुद्धि है? दोस्तों बुद्धि असंख्य होती है। अगर पूछ लेगा आपसे कि किसके अनुसार बुद्धि असंख्य होती है, तो आपको टिक करना है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि आपका असंख्य होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर तो आपको यह क्लास में मज़ा आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अब यहाँ देखते हैं समूह कारकीय सिद्धांत। दोस्तों इसके प्रतिपादक आपके हो जाएंगे लुईस जी, इसके प्रतिपादक आपके हो जाएंगे लुईस जी। अब यहाँ देखते हैं, इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। देखिए दोस्तों, बुद्धि के कितने कारक होते हैं आपसे पूछ लेगा, तो बुद्धि के 7 कारक होते हैं। इन्हें दोस्तों बुद्धि के 7 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। संख्यात्मक बुद्धि दोस्तों इसको बोलते हैं आंगिक बुद्धि। ठीक है, पहला। दूसरा आपका हो जाएगा शाब्दिक दोस्तों देखिए संख्यात्मक योग्यता, ठीक है, शाब्दिक योग्यता। तीसरा आपको हो जाएगा तार्किक योग्यता दोस्तों, ठीक है, फिर बोलने की योग्यता, स्मृति, वस्तु प्रक्षेपण दोस्तों और स्थानीय क्षमता। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे 7 कारक। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए कि बुद्धि के 7 कारक होते हैं। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपके हो जाएंगे गिलफोर्ड महोदय। ये दोस्तों आपका त्रिआयामी सिद्धांत कब हुआ था? दोस्तों आपका प्रतिपादित हुआ था 1967 में, गिलफोर्ड जी थे। इसके त्रिआयामी एवं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत कहते हैं। ओके दोस्तों, अब जो आपकी ये त्रिआयामी सिद्धांत है कौन कौन से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे सक्रिय, वस्तुकला और परिमाण या फिर उत्पाद। ओके दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके त्रिआयामी सिद्धांत। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके
केटल व हॉर्नजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है पद्मानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके हो जाएंगे फिलिप, आपके हो जाएंगे फिलिप बर्नजी। और उससे यहाँ हम बात करते हैं बुद्धि मापन की। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। अब यहाँ देखते हैं बुद्धि मापन, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो बुद्धि मापन का काल था वह था आपका 1905 से 1911 तक। बुद्धि मापन को सफल बनाने के लिए दोस्तों, बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले दोस्तों कौन थे? आपके विनय साहब थे। उसके बाद सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? ये भी आपसे पूछ लेगा तो आपको टिक करना है विनय साहब। नेक्स्ट आपका होगा बुद्धि मापन का काल दोस्तों क्या था? 1905 के पूर्व दोस्तों आइए किया था आपका शरीर के आधार पर। फिर आपका आया 1905 से 1911, यह तो आ गया मानसिक आयु, ठीक है दोस्तों। अब आ गया 1911 के बाद यह तो आ गया बुद्धि लब्धि पर, ठीक दोस्तों। ये तीन मापन के काल हैं, आपको इसको याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया था दोस्तों। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? विनय साहब ने किया था। विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र आया था दोस्तों। जब विनय साहब मर गए थे, ठीक दोस्तों, तब बुद्धि लब्धि का सूत्र आया था। आपको ये भी फैक्ट जानना बहुत ही आवश्यक है। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन किया था। किसने किया था? वेल्स्टर जी ने किया था। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसने किसने किया था? गाल्टन जी ने किया था। कब क्या था? 1885 में, ओके दोस्तों। क्या था? 1885 में। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों, बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किया था केटल महोदय जी ने। अब यहाँ देखते हैं कि विनय का दोस्तों कार्यकाल कितना था? विनय का कार्यकाल था 1905 से 11 तक, ठीक है। ये दोस्तों वैज्ञानिक काल, हम लोग इसे वैज्ञानिक काल भी कहते हैं दोस्तों। ये सब आपके कुछ अच्छे दोस्तों फैक्ट हैं, ठीक है। ये सब आपके फैक्ट के अंतर्गत आएंगे। मानसिक आधार पर बुद्धि परीक्षण होता है। पूछ लेगा आपसे कि किसके आधार पर बुद्धि का परीक्षण दोस्तों होता है? मानसिक आधार पर, ठीक है दोस्तों। 1905 से 11 में। सहयोग दोस्तों, सहयोगी इसमें से आपके कौन कौन थे दोस्तों? साइमन और साइमन प्लस में जी। दोस्तों विनय साहब कहाँ के थे निवासी? फ्रांस के थे, उसको जो फ्रांस के पेरिस के थे, ठीक है। विनय साहब दोस्तों हम इस पर बात कर चुके हैं दोस्तों, हम इस सब पर बात कर चुके हैं। शाब्दिक दोस्तों परीक्षण आपका होता है मानसिक आयु पर, और बुद्धि परीक्षण फ्रांस के बालकों पर हुआ था दोस्तों। आपको ये बात याद रखनी है कि आखिर बुद्धि परीक्षण किस देश के बालकों पे हुआ था, तो आपको उसको लिखना है कि फ्रांस के बालकों पर बुद्धि का परीक्षण किया गया था, ओके दोस्तों। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग भी अपना काम करिए पूरे ईमानदारी के साथ। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मानसिक आयु शब्द कब दिया? मानसिक आयु शब्द कब दिया? यह हो जाएगा आपका 1905 में दोस्तों। कब होगा आपका? 1905 में जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा गया कि आखिर मानसिक आयु शब्द किसने दिया था दोस्तों? यहाँ ये हो जाएंगे आपके विनय साहब, ठीक है। विनय के परीक्षण का आधार उच्च, समान और निम्न था। क्या था? उच्च, समान और निम्न था। विनय साइमन प्रथम संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। विनय साइमन दोस्तों द्वितीय संशोधन आपका हुआ था 1911 में। 1911 में द्वितीय संशोधन स्टर्न जी ने किया था। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। इन्होंने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था दोस्तों। किसने? स्टर्न जी ने। इसका आपका फार्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दोस्तों, ठीक है। IQ बराबर आपको जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यही आपका सूत्र है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले सूत्र दोस्तों किसने दिया था?
दोस्तों यह हो जाएगा आपका अष्टम था। देखिए दोस्तों, जब दोस्तों आप पढ़ के आया था सूत्र ये वाला, इसमें केवल था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन दोस्तों जब ठीक है इसका 1911 में दोस्तों जब ठीक है इसका दूसरी बार संशोधन किया गया दोस्तों, इसमें आपका आ गया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दोस्तों यह संशोधन किसने किया था? टर्मेन महोदय जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है 1916 में टर्मेन द्वारा सबसे सफल परीक्षण बुद्धि परीक्षण किया गया था। दोस्तों आज आपको इस क्लास से बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको दोस्तों एक भी पॉइंट एक भी क्वेश्चन नया लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।